बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। लॉ गेट की सीरीज़ का सिलसिला जारी है। कल हमने इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की वीडियो रिकॉर्ड करवा दी थी, मगर कोई टेक्निकल वजह ऐसी थी कि वो वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही थी, या तो उसके पिक्सल वगैरह कोई मसला पड़ गया, मुझे नहीं पता क्या है। फिर मैंने उस वीडियो को रिजेक्ट किया। अभी थोड़ी देर पहले जो है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करवाई, और अब जो है 2-3 मिनट के वक्फे से मैं आपको जो है वो CRPC की वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। कल से हमारी एक ही वीडियो हुआ करेगी, ठीक है जी। दो वीडियो मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करवाना, गला भी बैठ जाता है, फिर आगे मुझे पढ़ाना होता है। तो आपकी इंशाल्लाह ताला 17 या 18 तारीख तक, आपकी इंशाल्लाह 17 ही तक कोशिश करेंगे, 17 ही तक जो आपका है वो सारा का सारा सिलसिला लॉ गेट का ख़त्म हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं, हमारा चैप्टर 8 इसमें रिकॉर्ड करवाते हैं। चैप्टर 8 किसके मुतालिक आपसे लॉ गेट में पूछेगा। चैप्टर 8 किसके मुतालिक आप कहेंगे प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर। ये है जुराइम को रोकने के लिए, अमन कायम रखने के लिए और गुड बिहेवियर की ज़मानत मांगने के लिए कि तुमने अपना गुड बिहेवियर रखना बंदे से, उसके लिए ये है। अब एक और टिप आपको इसमें बता रहा हूँ। अभी तक जो हमने सेक्शन 105 तक पढ़ा वो, और जो आज आप पढ़ रहे हैं 106 से आगे, इसमें दर्जा अव्वल जो मजिस्ट्रेट है उससे नीचे के किसी जज का कंसेप्ट नहीं है। अगर आपको लॉ गेट में ये कह दे कि दर्जा दोम का मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट या थर्ड मजिस्ट्रेट जो है, थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट, वो जो है किसी से गुड बिहेवियर का मुचलका ले सकता है, उससे ज़मानत ले सकता है, सिक्योरिटी श्योरिटी ले सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो कम अज़ कम वो क्या होना ज़रूरी है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या जिसको स्पेशली एम्पावर्ड कर दिया गया हो सूबाई हुकूमत ने। तो सेक्शन 106 में ये कहा गया कि चैप्टर 8 के तहत अगर कोई मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल या सेशन जज या हाई कोर्ट किसी भी शख्स को सज़ा सुनाए, सज़ा सुनाते वक्त वो ये वाले जुर्म ना हो, 143 ना हो, 143 ना हो, 149 ना हो, 153A ना हो और 154 ना हो, यानी 143, 149, 153A और 154 ये वाले जुर्म ना हो। इनके अलावा और जुर्म हो चैप्टर 8 के तहत, जब भी मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी शख्स को सज़ा सुनाएगी, तो सज़ा सुनाते वक्त वो उससे 3 साल तक का वो क्या ले सकती है, उससे गारंटी ले सकती है कि तुमने अपना गुड बिहेवियर रखना है, मुझे पहले 3 साल तक का जो है ना वो मुझे दो सज़ा सुनाते वक्त। तो ये जो सब 106 है ये सज़ा सुनाते वक्त के मुताल्लिक है, ठीक है। अगर आपसे इसका उल्ट कह देगा कि सज़ा सुनाते वक्त नहीं, आप कहेंगे नहीं, सज़ा सुनाते वक्त ये करेंगे। 107 जो है उसमें कहता है कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। 107 के अंदर ये होता है कि इन जुराइम के अलावा कोई और जुर्म हो, कोई और लड़ाई हो, झगड़ा हो, ख़तरा हो, अमन की बर्बादी हो, किसी भी तरह कोई और जुर्म जिसके अंदर माशरे का अमन तबाह होता हो, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो है मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सेशन जज की अप्रूवल से, 107 में याद रखना, सेशन जज की पहले अप्रूवल लेगा, उसकी अप्रूवल से उससे क्या कर सकता है, 3 साल तक का क्या कर सकता है, उससे गारंटी मांग सकता है गुड बिहेवियर की। तो यहाँ पे ऊपर भी 3 साल, 106 में भी 3 साल याद रखना और 107 में भी 3 साल याद रखना। अब आगे जो आ रहा है 108 और 109 में यहाँ पे 1-1 साल आएगा, ठीक है, उसमें 1-1 साल आएगा। फिर 110 में फिर 3 साल आ जाएगा। तो देखो 106 में, 107 में और 110 में 3 साल है। 106, 107, 110 में 3 साल और 108 और 109 में 1-1 साल की गारंटी मांगते हैं। तो क्या करेगा, 107 में सेशन जज की अप्रूवल लेगा और फिर उसके बाद उससे करेगा। अगर आपसे लॉ गेट में पूछे वो सेशन जज की अप्रूवल के बगैर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है उससे सेक्शन 107 के तहत उससे गारंटी मांग सकता 3 साल के, आप कहेंगे नहीं। 108 में ये कहा गया कि सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर पर्सन डिसेमिनेटिंग सेड्यूसिस मटेरियल। वो ये कहता है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्या करेगा, 1 साल की गारंटी लेगा किस शख्स से कि जो क्या करे कि हु कमिट एबिट्स, जो एबिटमेंट करता हो या क्या करता हो ऐसे जुराइम में जो 123A, 124A, 153A PPC के हों, या वो इन्वॉल्व हो क्रिमिनल इंटेमिडेशन के अंदर, या किसी जज की डिफेमेशन करने के लिए, जज के ख़िलाफ़ डिफेमेशन करने के लिए, या कोई एडिटर हो, ठीक है,
कोई एडिटर हो या पब्लिशर हो, तो उनसे मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उनसे 1 साल तक की गारंटी मांगेगा कि तुमने ये जुराइम नहीं करने। दफ़ा 108 में 1 साल की गारंटी मांगेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मांगेगा। लॉ एक्ट में क्या रखना, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, 1 साल की गारंटी मांग रहा है, दफ़ा 108 के तहत मांग रहा है। और वो क्या कर रहा है, किन शख्सों से जो 123 से 124 से 153 ए PPC के तहत कोई जुर्म करते हों, या वो अबिटमेंट कर रहे हों, या वो क्या कर रहे हों, क्रिमिनल इंटेमिडेशन कर रहे हों, जज के ख़िलाफ़ कोई डिफेमेशन कर रहे हों, या किसी अखबार या पब्लिशिंग कंपनी कोई ऐसी हो, उससे मांगेगा। अब यहाँ पे एक नुक्ता याद रखना, जब भी एडिटर या पब्लिशिंग कंपनी जो 1963 के पब्लिशिंग आर्डीनेंस के तहत रजिस्टर्ड हो, या किसी और किसी जो है कानून के तहत रजिस्टर्ड हो, उनसे पहले सूबाई गवर्नमेंट जो है वो इजाज़त देती है, वो उसके तहत जो है वो मांगा जाएगा उसकी इजाज़त से। तो क्या जो पब्लिशिंग कंपनी होती है, अगर वो 1963 के आर्डीनेंस के तहत जो है, पब्लिशिंग आर्डीनेंस के तहत या किसी और रजिस्ट्रेशन आर्डीनेंस के तहत जो है वो रजिस्टर्ड हों, तो अब सूबाई गवर्नमेंट की इजाज़त से फिर उनसे जो है गारंटी मांगी जाती है। 109 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम वेगेंट एंड सस्पेक्टेड पर्सन। अब 109 में ये कहा गया कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, देखो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही जा रहा है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कोई ऐसा शख्स जो उसको मशकूक नज़र आया, तो दफ़ा 109 में क्या करेगा, वो उससे 1 साल की गारंटी लेगा कि तुम 1 साल की मुझे गारंटी दो कि तुम मुझे मशकूक नज़र आए हो और तुम क्या नाम है कोई किसी तरह का मसला नहीं करोगे। अब दफ़ा 110 के अंदर सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। अब आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं उससे कौन सा जज जो है वो क्या करता है, उससे वो लेता है गारंटी लेता है, और कितने साल की लेता है, आपको क्या 3 साल की गारंटी लेगा जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, और उनसे स्पेशल एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट लेता है किस चीज़ के ऊपर, 3 साल के लिए, कम से कम मैक्सिमम पीरियड 3 साल है। अब मैक्सिमम पीरियड 3 साल है, इससे कम ले सकता, हाँ, तो देखो ऊपर भी मैक्सिमम पीरियड 1 साल है, वो मैक्सिमम पीरियड बताए गए हैं। तो अब क्या 110 के तहत वो क्या करेगा, 3 साल की उससे किन से, जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, किस चीज़ के वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, वो रॉबरी के, थेफ्ट के, हाउस ब्रेकिंग के, चीटिंग के, मिसचीफ के, ठीक है, वो जो भी हों, या वो ऐसे लोग जो माशरे के लिए ख़तरा हों। तो आपसे लॉ एक्ट पूछेगा जो लोग माशरे के लिए हैज़र्ड हों, वो जो पर्सन है कम्युनिटी के लिए ख़तरा हो, उनसे भी किसके तहत ली जाती है सिक्योरिटी, आप कहेंगे उससे भी 3 साल के लिए ली जाती है, और स्पेशल एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट लेता है सेक्शन 110 के तहत। 111 जो है वो रिपील्ड है। 112 ऑर्डर टू बी मेड। अब जो ऊपर हमने पढ़े ना 107, 108, 109, 110, 107, 108, 109, 110, इनके बारे में जो ऑर्डर जारी करता है ना, वो 112 के तहत ऑर्डर जारी करता है मजिस्ट्रेट, ठीक है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा 107 की जो कार्रवाई होगी, 107, 108, 109, 110, इन मामलों के अंदर जब ऑर्डर जारी करता है तो कौन सी सेक्शन के तहत करता है, आप कहेंगे 112 के तहत करता है। कौन करता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करता है, कि ऑर्डर जारी करता है कि तुम मुझे क्या नाम है आके वो दो, सिक्योरिटी दो, जमानत मुझे दो। 113 प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। अब आपसे ये कहेगा लॉ एक्ट के अंदर 113 में कि अगर वो शख्स जिसके खिलाफ ये ऑर्डर जारी कर रहा है, अब अदालत, अब वही शख्स जिसके खिलाफ ऑर्डर जारी कर रहा है वो अदालत में अगर मौजूद हुआ, अब क्या करेगा, अब वो ऑर्डर उसके पास सम्मन के जरिए भेजेगा, क्या करेगा, वो शख्स तो मौजूद है, तो अब 113 के तहत अब वो उसके पास सम्मन के जरिए नहीं भेजेगा, बल्कि उसको अदालत में पढ़कर सुनाएगा, भाई तेरे खिलाफ ये कार्रवाइयाँ मैं कर रहा हूँ, मुझे तुमसे जो है वो ज़मानत चाहिए कि तुम जो है सिक्योरिटी मुझे दो कि तुम इस तरीके से कोई जुर्म नहीं करोगे, या तुम इस तरीके से कोई माशरे का मंतबा नहीं करोगे। 114 सम्मन और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट। वो 114 में कहता है, 113 में तो देखो वो शख्स मौजूद था अदालत में जिसके खिलाफ ऑर्डर जारी किया गया था 112 के तहत। अब वो कहता है जो 112 का ऑर्डर जारी किया है और वो शख्स अदालत में मौजूद नहीं, अब 114 के तहत बजरिया सम्मन जो उसके पास क्या भेजा जाएगा, ये ऑर्डर भेजा जाएगा। आपसे लॉ एक्ट में पूछ सकता है 114 के तहत वारंट भी भेज सकता है, उसके बारे में आप कहेंगे हाँ, सम्मन भी भेज सकता है, वारंट भी भेज सकता है। 115 कॉपी ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 112 टू ए कंपनी सम्मन और वारंट। वो कहता है 114 के सम्मन के साथ 112 के ऑर्डर की कॉपी ज़रूर लगाएगा। दोबारा देखें 115 में क्या करता है,
115 में जो सम्मन जारी करता है ना 114 के तहत, 114 में सम्मन कब उसने जारी किया? देखो 113 में जब उसने ऑर्डर जारी किया था तो वो शख्स अदालत में मौजूद था, जिसके खिलाफ ऑर्डर जारी कर रहा था वो शख्स अदालत में मौजूद था। तो 113 में क्या कहा गया? उसको पढ़कर सुना दिया गया। 114 में क्या किया गया? जो 112 का ऑर्डर जारी कर रहा है वो शख्स अदालत में मौजूद नहीं, तो 114 में क्या कर रहा है? उसके पास बजरिया सम्मन या वारंट भेजा जा रहा है। अब 115 में क्या कहा गया? उसमें यह कहा गया जो 114 वाला तुम सम्मन भेज रहे हो ना या वारंट भेज रहे हो, उसके साथ 112 वाली जो ऑर्डर है जो उसने हुक्म जारी किया 112 के तहत, उसकी कॉपी साथ लगेगी, ये कहा। तो लागत में आपसे पूछ सकता है कि जिस टाइम वो सम्मन या वारंट जारी करता है 114 का, तो उसके 114 के साथ 112 की कॉपी लगाई जाती है हुक्मनामे की? आप कहेंगे हाँ लगाई जाती है। 116 पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। इसके अंदर ये कहा गया 116 के अंदर कि किसी शख्स को मजिस्ट्रेट ये कर सकता है कि वो किसी भी टाइम के ऊपर एट एनी टाइम वो क्या कर सकता है कि जो शख्स उसको बुलवा रहा है शख्स को, उसको जिस्मानी हाजिरी को मुस्तस्ना करार दे सकता है, कह सकता तुम जिस्मानी तौर पे ना आया करो, तुम्हारी तरफ से तुम्हारा प्लेडर आ सकता। तो यानी उसकी जिस्मानी हाजिरी को 116 के ज़रिए से पर्सनल अटेंडेंस को वो डिस्पेंस कर सकता है, उसको रोक सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है। 117 के अंदर हमारे पास ये कहा गया कि इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसमें कहा गया 117 में कि मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करने से पहले इंक्वायरी कर सकता है। ठीक है, वो क्या कर सकता है? इंक्वायरी कर सकता है कि मैं चार्ज अभी फ्रेम नहीं कर रहा तुम पर, मगर मैं पहले इंक्वायरी कर लूँ कि तुम्हारे खिलाफ जो बातें की गई हैं कि तुम माशरे के लिए ख़तरा हो, तुमसे ज़मानत लेनी चाहिए, ये बात सच्ची भी है या नहीं। तो 117 के तहत वो क्या कर सकता है? चार्ज फ्रेम करने से पहले मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? उसकी इंक्वायरी कर सकता है। वो आपसे लॉ गेट पूछेगा 117 के तहत जब वो इंक्वायरी करेगा तो अब क्या वो उससे ज़मानत ले सकता है इंक्वायरी के दौरान? ठीक है, कि अभी इंक्वायरी चल रही है उसके दरमियान ज़मानत ले सकता है कि मुझे ख़तरा है, क्या पता जब तक मैं तुम्हारी इंक्वायरी करूं तुम कोई ना कोई मसला ना कर बैठो तो तुम मुझे ज़मानत भी पहले दे दो, मैं इंक्वायरी भी कर रहा हूं मगर तुम ज़मानत भी दो। तो हाँ, दौरान इंक्वायरी 117 में वो ज़मानत उससे श्योरिटी ले सकता है, वो कर सकता है। 118 ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। वो क्या कहता है कि इंक्वायरी के बाद अगर उसको ये पता चले, 118 में क्या, इंक्वायरी के बाद पता चले कि नहीं ये बंदा जो है मशकूक है, अब वो क्या करेगा? उस शख्स से मुचलका लेगा, उससे श्योरिटी लेगा या सिक्योरिटी लेगा। देखो श्योरिटी का लफ्ज़ जब भी आएगा ना वो इंसान के साथ होता है, इंसानी ज़मानत। फिर याद रख ले, श्योरिटी का लफ्ज़ जब आएगा उसका मतलब है इंसानों की ज़मानत देना, और सिक्योरिटी का लफ्ज़ जब आएगा इसका मतलब होता है रकम या जायदाद वगैरह की ज़मानत देना। ठीक है, तो जो श्योरिटी होती है वो शख्सी ज़मानत होती है कि कितने शख्सों की तुम श्योरिटी दे रहे हो, और सिक्योरिटी किसको कहते हैं? जो वो पैसे जायदाद वगैरह की ज़मानत दे रहा वो सिक्योरिटी होती है। तो क्या अगर इंक्वायरी के बाद उसको पता चले कि नहीं ये शख्स मशकूक है, तब उससे क्या नाम है? वो श्योरिटी सिक्योरिटी ले सकता है। अब आपसे लागत ने पूछेगा 118 के तहत उसने जो कार्रवाई की वो एक माइनर के खिलाफ की, और उसको पता ये माइनर नाबालिग जो है ये माशरे के लिए ख़तरा है, तो अब वो क्या करेगा? अब आप कहेंगे कि अब वो उससे क्या करेगा? सिर्फ श्योरिटी लेगा, माइनर से सिक्योरिटी नहीं लेगा, पैसों की ज़मानत नहीं लेगा, बल्कि श्योरिटी लेगा, शख्सी ज़मानत लेगा कि हाँ तुम इस तरह का कोई हरकत नहीं करोगे। 119 डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट। इसमें यह कहा गया कि लॉ गेट में आपसे पूछेगा अगर जिसकी उसने इंक्वायरी कर रहा था मशकूक शख्स था, वो शख्स मासूम पाया जाता है और मजिस्ट्रेट को लगता है इंक्वायरी के दौरान कि ये शख्स ऐसा नहीं है, तो क्या करेगा? आप 119 के तहत अब उसको फ़ौरन डिस्चार्ज कर देगा, उसको रिहा कर देगा। 120 कमिटमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। वो कहता है जो पीरियड, कौन सा पीरियड जो है वो उससे जो सिक्योरिटी जो है, जो उसने जो सिक्योरिटी ली है कि 3 साल की सिक्योरिटी दो, 3 साल की ज़मानत दो, 1 साल की ज़मानत दो, तो 120 में ये कहा गया ये पीरियड कब स्टार्ट होगा? तो ये पीरियड कब स्टार्ट होता है कि जिस दिन ऑर्डर शुरू होता है, जब ऑर्डर देता है वो उस दिन से पीरियड स्टार्ट होता है। या मजिस्ट्रेट ऐसा भी कर सकता है कि एक दिन फिक्स कर सकता है। तो लागत में आपसे कह सकता है क्या मजिस्ट्रेट जो है पीरियड फिक्स कर सकता है कि हाँ इस तारीख से तुम्हारा जो है ये पीरियड शुरू होगा सिक्योरिटी का, तुमने 3 साल तक इस पीरियड से यहाँ तक
तुमने क्या नाम है अपनी ज़मानत दी है, तो हाँ वो ऑर्डर वाले दिन से भी शुरू कर सकता है और उसके अलावा भी बता सकता है कि कोई पीरियड जो है तजवीज़ कर सकता है। 121 कंटेंट ऑफ बॉन्ड। 121 में कहेगा जो वो बॉन्ड लेता है उसके अंदर मुचलके में क्या लिखता है, उसमें ये कहता है तुमने ये हरकत नहीं करनी, जिस चीज़ का तुमसे ख़तरा है तुमने उसकी जो है वो नहीं करना, उसकी वायलेशन नहीं करनी। 121 में ये कहेगा कि यानी तुमने गुड बिहेवियर रखना है। यानी आपसे लागत ने पूछेगा 121 के अंदर जो बॉन्ड होता है उसमें क्या लिखा होता है, वो उसमें गुड बिहेवियर कहता है कि तुम्हें अपना गुड बिहेवियर रखना है और जो तुमसे ख़तरा है तुमने वो नहीं करना। 122 पावर टू रिजेक्ट श्योरिटी। लागत में आपसे पूछेगा क्या मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है कि जो उसने श्योरिटी ली थी, यानी जो आदमियों की श्योरिटी ली थी उसको लगे वो आदमी मुनासिब नहीं है, वो श्योरिटी को रिजेक्ट कर सकता है? हाँ। तो 122 के तहत वो क्या कर सकता है, वो श्योरिटी को रिजेक्ट कर सकता है, वो कह सकता है कि ये मैं श्योरिटी नहीं लेता, मुझे कोई और श्योरिटी ला के तो कह सकता है। 123 इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ श्योरिटी। आपसे लागत है पूछेगा अगर उसको मजिस्ट्रेट ने ये कहा कि मुझे ये श्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे कोई दूसरी श्योरिटी चाहिए और वो शख्स वो नहीं ला के देता, अब क्या करेगा? अब आप कहेंगे उसको 123 के तहत उसको जेल भेज देगा। अब आपसे लागत है पूछेगा उसको कौन सी इम्प्रिजनमेंट करेगा, रिगोरियस करेगा या सिंपल इम्प्रिजनमेंट करेगा? आप कहेंगे उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट करेगा, सादा जेल में भेजेगा। फिर 124 में आपसे पूछेगा लॉ एक्ट में, उसमें यह है कि पावर टू रिलीज पर्सन इम्प्रिजेंट फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी। आपसे यहाँ पे कहेगा कि हाँ वो जो उसने जो सिक्योरिटी जमा नहीं कराई थी 123 में सिक्योरिटी उसने जमा नहीं कराई और उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में ढक दिया था। 124 में आपसे कहेगा कि जो उसने जमा नहीं कराई सिक्योरिटी, तो अब ऐसा हो सकता है कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट में उसको मजिस्ट्रेट ने जो है वो उसको कैद कर दिया, तो सेशन जज उस शख्स को उस कैद से रिहा कर सकता है? आप कहेंगे हाँ। सेशन जज उस शख्स को जिसने सिक्योरिटी जमा नहीं कराई और मजिस्ट्रेट ने उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में सादा जेल भेजा हुआ है, उसको मजिस्ट्रेट किसी भी टाइम पे बाहर निकाल के रिहा कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है उसको। आगे हमारे पास एक 125 में ये कहेगा 124 में तो उसने उसको रिहा कर दिया था, 125 में ये कहेगा कि सेशन जज किसी भी टाइम पे चाहे जो उसने सिक्योरिटी का जो मुचलका लिया है, गुड बिहेवियर का लिया है, वो ये कह दे कि इसकी ज़रूरत नहीं है, कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो 125 में क्या आपसे लागत है पूछेगा मजिस्ट्रेट ने एक शख्स का मुचलका लिया, उसकी ज़मानत ली, बॉन्ड लिया और वो बॉन्ड ले लिया। अब सेशन जज ऐसा कर सकता है कि उसको लग सकता है कि ये बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है, वो उसको कह सकता है कि ये बॉन्ड खारिज करो? हाँ कर सकता है 125 के तहत। अब है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, ठीक है। 126 में ये कहेगा कि जो श्योरिटी जो बंदे थे जिन्होंने उस शख्स की ज़मानत दी थी, वो बंदे ऐसा कह सकते हैं 126 के तहत मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दे सकते हैं कि भाई हम इसकी जो है ज़मानत नहीं बनना चाहते, तुम कोई दूसरी श्योरिटी लो? हाँ वो ऐसा कर सकते हैं। अब आपसे लागत है पूछेगा जब वो अपनी श्योरिटी को डिस्चार्ज कर लेते हैं, ले लेते हैं, अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? तो जिस शख्स जिस पर उसको शक था, मशकूक बंदा है, उसके पास सम्मन जारी करेगा या उसके खिलाफ वारंट जारी करेगा कि तुम आओ मुझे दूसरी श्योरिटी दे के जाओ। अब इसमें हाँ, अब ये हमारे पास 126 तक हो गया। अब है हमारे 126 तक। अब 126 है सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड। इसमें ये कह सकता है 126 में ये कहा कि मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है कि वो अंडर सेक्शन 126 के तहत जो उसने श्योरिटी कुछ हिस्से की काट दी थी, कुछ हिस्से की जो है श्योरिटी वो नई श्योरिटी ले सकता है। ये कह सकता है कि हाँ मुझे नई श्योरिटी दो, तो वो कर सकता है। अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए वो दोबारा बॉन्ड ले सकता है। देखो एक हिस्सा तो एक्सपायर्ड हो गया, जिस हिस्से में उसने सिक्योरिटी ली थी वो आधा हिस्सा गुजर गया, वो बंदे बाद में कहते हैं भाई हम आधा हिस्सा गुजार के हम इसकी श्योरिटी वापस लेना चाहते हैं। अब जो बाकी अगला हिस्सा बचा है, फॉर एग्जांपल 3 साल की श्योरिटी ली थी, 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद वो बंदे कहते हैं भी हम तो अपनी श्योरिटी वापस लेना चाहते हैं, हमें इस बंदे की ज़मानत नहीं देनी 126 के तहत। तो अब जो बाकी उसका 1 साल बच गया है श्योरिटी का, उसके तहत वो नई श्योरिटी लेगा। हाँ वो जो अनएक्सपायर्ड पीरियड जो भी एक्सपायर्ड नहीं हुआ उसके लिए 126A के तहत वो सिक्योरिटी ले सकता है, नई सिक्योरिटी लेगा।
अब हम चैप्टर 10 शुरू कर रहे हैं, 8 ख़त्म हो गया, 10 शुरू कर रहे हैं। पब्लिक न्यूसेंस, इसके अंदर ये कहा गया पब्लिक न्यूसेंस 133 सेक्शन हम शुरू कर रहे हैं। इसमें है कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। ये पब्लिक न्यूसेंस है, माशरे को जो ख़तरे हैं, माशरे को जो मसाइल हैं, माशरे को कोई आने वाला कोई नुकसान, उन सब से बचाने के लिए चैप्टर हमारे पास जो है 10 और चैप्टर 11 होता है। हम चैप्टर 10 की सेक्शन 133 पढ़ रहे हैं। इसमें यह कहा गया कि मजिस्ट्रेट कोई भी कंडीशनल ऑर्डर दे सकता है जब उसको ये लगे कि ये कोई दरिया, कोई दरख्त, कोई बिल्डिंग, कोई मकान, कोई चीज़, कोई जगह, कोई शख्स, कोई ग्रुप, कोई इदारा, एनीवन, कोई भी चीज़ उसको ये लगे तो वो क्या उसके खिलाफ कंडीशनल ऑर्डर दे सकता है कि तुम इस चीज़ को साइड पे करो। फॉर एग्जांपल उसको ये लगा कि ये खंबा है, वो टेढ़ा हुआ पड़ा है, अब उसके पास मजिस्ट्रेट के पास गई, ये तारें किसी भी वक्त नीचे गिर सकती है, तो फौरी क्या करेगा, उसके खिलाफ ऑर्डर जारी करेगा कि ये पब्लिक न्यूसेंस में आता है, ये तुम्हें क्या नाम है, इसको फौरी इस खंबे को सही करो। या गटर का ढक्कन खुला हुआ है और वहाँ से छोटे बच्चे गुजरते हैं, वो क्या करेगा, पब्लिक न्यूसेंस में आता है, वो उसको कर सकता है। या कोई ऐसी बिल्डिंग, इमारत जो गिरने वाली है तो वो पब्लिक न्यूसेंस में आती है, वो उसको क्या कर सकता है, उसके खिलाफ कह सकता है कि इसको प्रोटेक्ट करके इस इमारत को जो है वो गिरा दो। 134 में सर्विस ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, वो आपसे कहता है कि जब अपनी ये ऑर्डर भेजेगा कि तुम ये पब्लिक न्यूसेंस को ख़त्म करो, ये ख़तरे को ख़त्म करो, वो किसके ज़रिए भेजेगा, वो अलॉन्ग विद समन के ज़रिए, तो समन के साथ भेज रहा होता है। 134 में 135 में आपसे कहेगा पर्सन टू हुम ऑर्डर इज़ एड्रेस्ड टू ओबे और शो काज और क्लेम जूरी। 135 में कहा गया, ये बड़ा कीमती 135, लॉ गैट में आपसे कहेगा जिस शख्स को, ये जिस बिल्डिंग को या जिस इदारे को उसने ये कहा कि तुम क्या नाम है ये वाला काम करो, ये ख़तरा टाल लो, अब वो शख्स क्या करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे बारे में जज ने कहा कि तुम ये वाला ख़तरा टाल लो, तुम्हारी ज़ात से या तुम्हारी इस चीज़ से ये ख़तरा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। 135 में मैं ये वाले काम करूँगा। पहला, मैं उसका हुक्म मानूंगा शेल के साथ, या मैं क्या करूँगा कि शो काज, मैं उसको वजह के बताऊँगा कि जज साहब जो आप मेरे बारे में इस तरह कह रहे हैं, मेरी ये ऐसी बात नहीं, आपको गलत इन्फॉर्म किया, कि शो काज करूँगा, उसको वजह बताऊँगा। या तीसरा कि क्लेम जूरी, मैं कहूँगा ठीक है आप मेरे बारे में जूरी बिठा दें, फैसला कर दे, मैं तो ऐसा बंदा नहीं हूँ, तो 3 काम कर सकते हैं, तो मैं उसका हुक्म मानूंगा, ठीक है, उसके हुक्म की परफॉर्मेंस करूँगा, या फिर मैं क्या करूँगा, शो काज करूँगा, उसको वजह बताऊँगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ, या तीसरी क्या बात, मैं जूरी को क्लेम करूँगा कि मुझे कोई जूरी बिठाओ मेरे बारे में, वो फैसला करे, वो हक कर दे कि हाँ मैंने इस तरह किया है या नहीं किया। अब है आपके पास 136, उसमें लिखा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज फेलिंग टू डू सो। अगर वो ऐसा नहीं करता, ना तो वो शोकाज करता, वजह भी नहीं बताता, ना हुक्म पे तामील करता, और ना वो जूरी क्लेम करता, अब क्या किया जाएगा। अब आप लॉ गैट में कहेंगे तो 136 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आपसे लॉ गैट में पूछेगा कौन सी कार्रवाई की जाएगी, आप कहेंगे उसके खिलाफ 188 की कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, उसके खिलाफ 188 188 की कार्रवाई की जाएगी पीपीसी में। याद रखना 144 जो लगती है, अगर उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं करता तो उसका जो पर्चा कटता है वो 188 के तहत उसकी कार्रवाई होती है। 137 प्रोसीजर वेयर ही अपीयर्स, वो कहता है टू शो काज, वो कहता है कि 137 के तहत अब वो आ जाता है अदालत के अंदर और अपनी शो काज, अपनी वजह बताता है और जज को मुतमिन कर देता है कि जज साहब देखो मैं ऐसा नहीं हूँ, और जज साहब मुतमिन हो जाते हैं। अब जज साहब क्या करेंगे, वो जो उसने जज साहब ने जो मजिस्ट्रेट जो सम्मन जारी किए गए थे, जो प्रोसीडिंग जारी की थी, उसको अब स्टॉप कर देंगे, ठीक है, कि ठीक है जी जो मैंने तुम्हारे वो किया था वो मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अब इसी में 137 के अंदर ये कहा अगर जज साहब मुतमिन नहीं होते तो क्या करेंगे। देखो वो शख्स आया 137 में 2 बातें वो करता है आकर। 137 में पहली बात करेगा कि जज को आके मुतमिन कर देगा कि देखो मैं ऐसा नहीं, तो जज साहब क्या कर देंगे, जो ऑर्डर जारी किया था उसको वापस ले लेंगे। अगर वो जज साहब को मुतमिन नहीं करता और जज साहब कहते कि नहीं मैं मुतमिन नहीं हूँ तुमसे, तुम वाकई ख़तरा हो, तो अब जज साहब अपने ऑर्डर को एब्सोल्यूट कर देंगे। लॉ गैट में एब्सोल्यूट का लफ्ज़ आएगा कि जो उसने ऑर्डर आर्जी जारी किया था
अब उसको एब्सोल्यूट कर देंगे, पक्का कर देंगे कि नहीं तुम्हारे खिलाफ ऐसा ही है, तुम मुझे जो है जमा कराओ, तुम जो है मुझे बताओ कि तुमने क्यों किया, मुझे पूरे की पूरी, यानी उसके खिलाफ जो ऑर्डर जारी हुआ था उसको एब्सोल्यूट कर देंगे सिंपल वर्डिंग में। 138 प्रोसीजर व्हेन ही क्लेम्स जूरी, बड़ा अहम 138 में कहता है कि अगर वो शख्स, देखो अभी तक उसने आके शो काज किया कि हाँ मैं ऐसा नहीं हूँ, अपनी उसने ज़मानत दी, अगर वो जज को मुतमिन कर गया, जज ने अपना ऑर्डर वापस ले लिया, अगर मुतमिन नहीं कर सका तो ऑर्डर को एब्सोल्यूट कर दिया। 138 में ये कहा गया कि अगर वो जूरी को क्लेम करता है कि मेरे बारे में आप जूरी बिठाओ, तब क्या होगा। अब आपसे लॉ गेट में छोटे छोटे नुक्ते पूछेगा 138 में। पहला, जूरी में कितने बंदे बैठते हैं। आप कहेंगे जूरी के अंदर अनइवन नंबर बैठते हैं, जुफ्त नहीं होंगे, ताक बंदे बैठेंगे, 3 कम से कम 5, ठीक है, कम से कम 5 से ज़्यादा हो सकते, 5 से कम नहीं होंगे। तो जूरी में अनइवन नंबर ताक बंदे बैठेंगे, जुफ्त नहीं बैठेंगे, 2 4 6 ये नहीं, बल्कि 5 7 9 11 ताक बंदे अनइवन नंबर बैठेंगे, ऑड नंबर बैठेंगे। फिर नॉट लेस देन 5, वो 5 से कम नहीं होंगे। फिर लॉ गेट में पूछेगा मजिस्ट्रेट अपनी तरफ से कितने बंदों को अपॉइंट करेगा, और वो जो बंदा है जिसके खिलाफ ये इंक्वायरी बिठाई जा रही है, ये जूरी बिठाई जा रही है, वो अपने कितने बंदे सिलेक्ट करेगा। आप कहेंगे वो अपने मजिस्ट्रेट जो है एक फोरमैन, ठीक है, और आधे बंदे, एक फोरमैन और आधे बंदे मजिस्ट्रेट सिलेक्ट करेगा जो जूरी बैठेगी, और आधे जो बाकी बच गए अनइवन, वो कौन सिलेक्ट करेगा, वो करेगा उसके अंदर जाकर वो शख्स जिसके खिलाफ ये ऑर्डर जारी हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बारे के अंदर कहा है तो मैं वो बंदे आधे में बिठाऊंगा, आधे जज बिठाएगा, और जज एक साथ इजाफी तौर पर 4 मैन बिठाएगा। 139 प्रोसीजर वेयर जूरी फाइंड मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू बी रीजनेबल। 139 में कहा अब जूरी बैठी और उसने देखा जज साहब ने जो कहा था ये बंदा वाकई मशकूक है, जज का ऑर्डर सही था, तो अब क्या होगा, अब जज का ऑर्डर एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो आपसे लॉ गेट में पूछेगा अगर जूरी को लगा कि जो ये बंदा जो है मशकूक बंदा ये वाकई मशकूक है, तो अब क्या किया जाएगा, तो उसका जो ऑर्डर है वो एब्सोल्यूट कर देगी जूरी कि नहीं जज साहब सही कहते थे, ये बंदा वाकई मशकूक है। 139 से प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। 139 में ये कहा गया जहां पर ऐसा मजिस्ट्रेट को लगे कि पब्लिक का जो राइट है वो डिनाइड हो रहा है, ये पब्लिक के किसी हकूक से खेल रहा है, उसके हकूक को नहीं मान रहा, तो अब क्या करेगा, 139A के तहत जो मजिस्ट्रेट है वो इंक्वायरी बिठा देगा। 140 प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट। अब वो कहता है कि जब ऑर्डर एब्सोल्यूट हो जाता है तब अब वो क्या करेगा। ऑर्डर एब्सोल्यूट हो गया, जज साहब ने जो ऑर्डर दिया था उसको पक्का कर दिया। एब्सोल्यूट का मतलब ऑर्डर पक्का कर दिया कि नहीं ये बंदा वाकई ऐसा है, तो जज साहब क्या करेगा, उसको डायरेक्ट करेगा, उसको हुक्म करेगा कि तुम क्या करो, मेरी इस बात को मानो, मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ इस बात को मानना पड़ेगा। अगर वो शख्स नहीं मानेगा तो वही दफ़ा 188 के तहत 188 के तहत उसके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लेके आई जाएगी PPC के तहत। 141 में कहा प्रोसीजर ऑन फेलियर टू अपॉइंट जूरी और ओमिशन टू रिटर्न वर्डिक्ट। वो ये कहता है कि जो प्रोसीजर कि जूरी को ये तो अपॉइंट ही नहीं करता, इसमें कहा गया 141 में जूरी को अपॉइंट नहीं करता या वो अपना कोई फैसला नहीं देते। अब क्या करेगा, अब मजिस्ट्रेट जो भी ऑर्डर उसको अच्छा लगेगा, मजिस्ट्रेट में पास सच एन ऑर्डर दैट ही मे थिंक फिट फॉर इट, कि वो ऐसा ऑर्डर दे देगा जो उसके मुतालिक बेहतर होगा, जो मुनासिब समझेगा वो ऑर्डर दे देगा। या तो जूरी अपना वर्डिक्ट नहीं देती, या क्या होगा, वो शख्स जूरी को करता नहीं, फेल हो जाता है। 142 इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। क्या जज ऐसा कर सकता है कि उस इंक्वायरी को पेंडिंग कर दे मगर आर्जी इंजंक्शन जारी कर दे कि तुम आर्जी तौर के ऊपर मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं तो कि तुम ये ख़तरा टाल दो, ये मुझे ख़तरा तुम्हारी इस बिल्डिंग से या तुमसे, इस ख़तरे को आर्जी तौर पर टालो, अभी मैं इंक्वायरी को पेंडिंग कर रहा हूँ। तो ऐसा कर सकता है कि वो इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी कर सकता है जो मजिस्ट्रेट है। आज के लिए हमारा आखिरी 143 143 मजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रिपीटेशन कॉन्टीन्यूस और पब्लिक न्यूसेंस। अब इसमें यह कहा गया
कि मजिस्ट्रेट 143 में 143 में ये कहा गया, मजिस्ट्रेट उस शख्स को प्रोहिबिट कर देगा, मना कर देगा कि तुमने ना तो जो मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ ये काम दोबारा रिपीट मुझे नज़र ना आए, ना इसको कॉन्टीन्यूस ना जारी किया जाए, ये पब्लिक जो न्यूसेंस है। अब आपसे लॉ एक्ट के अंदर इसी में एक और नुक्ता पूछ सकता है कि क्या सिर्फ पीपीसी के कानून के तहत उसको पब्लिक न्यूसेंस से रोक सकता है या किसी स्पेशल या लोकल लॉ के ज़रिए भी रोका जा सकता है? आप कहेंगे हाँ, पीपीसी के ज़रिए भी पब्लिक न्यूसेंस को रोका जा सकता है, और क्या उसको क्या कर सकता है, वो किसी स्पेशल या लोकल लॉ के ज़रिए भी रोका जा सकता है। हमारा 143 जो है चैप्टर 10 ख़त्म हो गया। अब हम चैप्टर 11 शुरू करते हैं। इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, दफ़ा 144। ठीक है, दफ़ा 144 इसके अंदर ये है। तो दफ़ा 144 के अंदर क्या है? आपने अक्सर सुना दफ़ा 144 नाफिज हो गई, डबल सवारी पे दफ़ा 144 नाफिज, इस इम्तहानी सेंटर के बाद दफ़ा 144 नाफिज, इलेक्शन में दफ़ा 144 नाफिज। ये क्या होती है? दफ़ा 144 में ये है कि आप अब ये पॉइंट याद रखने कि ज़िला नाज़म जो होता है ना, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के कहने पर या एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के कहने के ऊपर, जब उसके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है कि माशरे को इस चीज़ का ख़तरा है, तो ज़िला नाज़म क्या करता है कि वो एक हुक्म इम्तनाई आर्जी लगा देता है। ये मैं लफ्ज़ तो नहीं है, मैं वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, एक आर्जी हुक्म जारी कर देता है कि ये काम तुमने नहीं करना। यानी दफ़ा 144 नाफिज कर देगा कि जिस चीज़ के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है, ये एक चीज़ मुझे नज़र ना आए। अब आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा कौन करता है, आप कहेंगे नाज़म करेगा, डिस्ट्रिक्ट नाज़म। फिर आपसे पूछेगा क्या तहसील नाज़म करता है, आप कहेंगे नहीं, डिस्ट्रिक्ट नाज़म। दूसरा आपसे पूछेगा कि किसके कहने पे, आप कहेंगे डीएसपी के कहने पे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के कहने पर, या ईडीओ के कहने पर, यानी एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के कहने के ऊपर। कि दूसरा कोई शख्स भी उसको कह सकता है ज़िला नाज़म को? हाँ, वो भी कह सकता है, मगर उसकी इंक्वायरी की जाएगी। अब आपसे लॉ एक्ट के अंदर पूछेगा मुसलसल कितने दिनों के लिए दफ़ा 144 नाफिज की जा सकती है? आप कहेंगे मुसलसल 2 दिनों के लिए, 2 कंसेक्टिव डेज़ के लिए, मुसलसल 2 दिनों के लिए दफ़ा 144 नाफिज होती है। ऐसे नहीं कर सकता मुसलसल 5 दिनों के लिए दफ़ा 144 नाफिज। आम हालात में ऐसा नहीं करेगा। नॉर्मल हालात में क्या करेगा, वो मुसलसल 2 दिनों के लिए सिर्फ दफ़ा 144 नाफिज कर सकता है। अब आपसे लॉ एक्ट ने पूछेगा 1 महीने में वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर सकता है? आप कहेंगे 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के लिए कर सकता है। अब आपसे लॉ एक्ट के अंदर पूछेगा किन किन मामलों के अंदर वो कर सकता है? आप कहेंगे जहाँ पे इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा हो, इंसानी हेल्थ को ख़तरा हो, इंसानी तहफ़्फ़ुज़ सेफ्टी को ख़तरा हो, इंसानी हकूक़ को ख़तरा हो, या इंसानी अमन को ख़तरा हो, माशरे को ख़तरा हो, तो किसी भी चीज़ के अंदर वो कर सकता है। अब लॉ एक्ट में आपसे पूछेगा क्या ऐसा कर सकता है कि इस पीरियड को बढ़ाया जा सकता है? हाँ, हायर अथॉरिटी इस पीरियड को बढ़ा भी सकती है, कि वो बढ़ाती है, मगर जो आपके लॉ एक्ट के अंदर वो यही कि ज़िला नाज़म ज़्यादा से ज़्यादा मुसलसल 2 दिनों के लिए और 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के लिए कर सकता है। तो आज हमने चैप्टर 11 तक पढ़ा, यहाँ तक हमारा लॉ एक्ट का था। तो हमारे में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफ़िज़।